काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए और साथ ही ज़िंदगी में इस तरह आगे बढ़ो कि एक मिसाल बन जाओ। दर्शकों नमस्कार, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों नए दिन की शुरुआत होगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। और साथ ही दर्शकों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम जीवन की बात करते हैं, सफ़र की बात करते हैं, तो हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि जीवन में और सफ़र में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए और कभी पलट के वापस जाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वापस आने का जो हम सफ़र तय करेंगे क्या पता मंजिल उससे पास होगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी आपका कोई गोल हो, कोई मंजिल हो, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं और कभी हार नहीं माने। वो कहते हैं ना, जो हार मानता है वो महान नहीं होता, बल्कि जो गिरता है और बार बार उठता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, वही महान कहलाता है। और इसी के साथ कहते हैं ना कि जब दिन की अगर शुरुआत होती है तो एक अच्छी विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ अगर दिन की शुरुआत करें तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दर्शकों देखते हैं आज के कार्यक्रम में अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। और इसी के साथ दर्शकों आज के इस एपिसोड में हम अपने डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं और जब भी हम बात करें कि जब देखते हैं कि जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी आती है और बहुत सारी बीमारियों की भी शुरुआत होती है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे आज के हमारे विशेष मेहमान से। हम जानेंगे और बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि ऐसे कौन सी बीमारियाँ हैं जो बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं ठंड के मौसम में, और क्या कुछ है इसी बारे में खास विस्तार से आज सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील कुमार पाठक। आपको बता दें कि ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं NMCH पटना में। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर हम जैसा कि जानते हैं कि जैसे मौसम में बदलाव आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी शुरुआत होती है, बहुत सारी बीमारियां भी होती है। सर्दी बुखार तो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हर मौसम बदलाव के साथ होता ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर हम बच्चों के ही बारे में बात करें तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो ठंड में अक्सर बच्चों में होती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जो विंटर सीज़न है, जो ठंड सीज़न है, सबसे पहला तो तापमान काफ़ी गिर जाता है, तो जिसको हम लोग रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ठंडा मार दिया, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और जितने छोटे बच्चे, यदि आप शुरुआत करें नवजात बच्चों से, तो जितने छोटे बच्चे उसमें उतना ज़्यादा ठंडा मारने की, मैंने इसको हाइपोथर्मिया मेडिकल टर्म बोलते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस मौसम में विशेष करके आपको अपने बच्चों को प्रॉपरली ड्रेस करके रखना है, गर्म कपड़ों से कवर रखना है, ताकि ये जो तापमान में गिरावट के कारण से हाइपोथर्मिया के शिकार ना हो बच्चे। दूसरा इशू आता है इस विंटर सीजन में, वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है। जैसे आप कुछ बीमारियां हैं जैसे ब्रोंकियोलाइटिस है, निमोनिया है, इसके केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपको जो बेसिक परहेज है कि यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रखना है। और बच्चों में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया, उसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि बुखार हुआ, सांस का तेज चलना, खांसी। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेना है। तीसरा जो एक इशू इस विंटर्स में आता है वो जो ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको दमा बोलते हैं, इसके केसेस भी माने जो लोग ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस हैं ब्रोंकियल अस्थमा के, उनमें इसको एग्जर्वेट माने ये इसके एपिसोड्स, अटैक्स इस सीज़न में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ठंडा हवा होता है उससे ब्रोंकियल अस्थमा एग्रेवेट होता है। तो जो लोग अस्थमा डायग्नोज्ड हैं उनको अपने प्रॉपर जो मेडिकेशंस उन लोग इन्हेलर पे रहते हैं,
उन लोग को अपने इनहेलर्स को प्रॉपरली लेते रहना है और अपने डॉक्टर से बीच बीच में जाके परामर्श करना है। बिल्कुल। और साथ ही आपने अभी ब्रोंकाइटिस की भी बात की है, बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अगर हम लक्षण के बारे में बात करें, इस बीमारी के लक्षण के बारे में, तो ये क्या ठंड में ही होता है या ये किसी भी मौसम में हो सकता है? और अगर किसी के भी मौसम में होता है तो इसके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या कुछ है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं आप। देखिए, ब्रोंकियल वैसे वायरल इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन विंटर्स में थोड़ा ब्रोंकियोलाइटिस के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से ये केसेस बढ़ जाता है, लेकिन होने को कभी भी हो सकता है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन जैसा आपने अभी कोविड के दौर में देखा, तो कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन ही था। तो वायरल इन्फेक्शन में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे बुखार का होना, खांसी, सर्दी। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हमेशा हॉस्पिटल में तो नहीं भर्ती हो सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श से घर पर इलाज करा सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क होना है। यदि जैसे आपका बच्चा सांस तेज़ ले रहा है, एक जैसे आप उसका चेस्ट को देखिएगा, यदि उसमें सांस तेज़ी से चल रहा है या छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में रिट्रैक्शन बोलते हैं, पंजरा मारना बोलते हैं हिंदी में, तो यदि वैसा कुछ हो रहा है तो ये एक सीवियरिटी को दर्शाता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी लापरवाही ना करें, आप तुरंत जाके अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने डॉक्टर से परामर्श लें। बिल्कुल। और अभी आपने कोरोना वायरस की ही बात की, हम देख रहे हैं कि आज एक नया वायरस भी आ गया है जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी अभी शुरुआत हुई है ह्यूमन मेटानिमो वायरस की, जिसे HMPV भी कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादातर देखा जा रहा है जो 10 साल से कम के हैं या फिर जो 60 साल से ऊपर के हैं, जिनका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कम रहता है। इस बारे में भी आप कुछ बताएंगे क्या? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो एक्सट्रीम ऑफ एज में होता है। ये HMPV के लिए ही नहीं है, ये सभी वायरसेस के लिए है। जो पहले 5 साल के जो उम्र है, फर्स्ट 5 इयर्स एंड लेटर एज 60 इयर्स ऑनवर्ड, या एडल्ट में जो लोग किसी बीमारी से, जैसे डायबिटीज़ से हैं या किडनी प्रॉब्लम से हैं, तो ऐसे लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनमें इम्यूनिटी से, बीमारी से लड़ने की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो इस एज ग्रुप में, चाहे 5 साल से नीचे के बच्चे हों या 60 साल से ऊपर हों या एडल्ट ग्रुप में जिनमें कुछ किडनी की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ हो, ऐसे लोगों को वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में हम लोग बोलते हैं 5 साल के बच्चों को आपको फ्लू का इंजेक्शन लेना है। जस्ट इसलिए बोला जाता है कि फ्लू इंजेक्शन से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। सेम अप्लाई होता है ओल्ड एज के लिए और सेम अप्लाई होता है जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो वैक्सीन अवेलेबल है। अब ये जो वायरस है, HMPV हो चाहे कोई, ये बाकी जैसा बाकी वायरस होते हैं वैसे ही रहेंगे। तो जो बेसिक परहेज है वो सब में सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ एक्स्ट्रा है, सेम वायरस है और इसके भी सेम सिम्टम्स हैं, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया जी। और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि HMPV वायरस भी, इसकी बात करें तो बहुत लोगों में कहीं ना कहीं डर का भी माहौल है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा था, वायरस था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई और कहीं ना कहीं इससे सबके मन में एक डर भी बैठा हुआ था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, HMPV वायरस को लेके क्या लोगों में डरने की ज़रूरत है, नहीं है, खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो? नहीं, डरने का तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने इतना बड़ा पैंडमिक संभाल लिया कोविड-19, तो डरने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है। सतर्क रहना है कि जो गाइडलाइंस कोविड-19 में हमने दिलाया कि थोड़ा डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, बेसिक परहेज रखिए, उन चीज़ों को फॉलो करना है। अभी तक तो वैसा कुछ इस स्टेट में तो वैसा कुछ नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज में हाई अलर्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट तैयार भी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही आपने अभी वैक्सीन की भी बात की थी, बच्चों में कि टीका लगाने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, 5 साल की कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वैक्सीन होते हैं जो लगाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन के बारे में आप बताना चाहेंगे जो बच्चों में लगना बहुत ज़रूरी, खासकर अगर नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ शिशु की बात करें तो? जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का शेड्यूल है, तो एक प्रॉपर एक वैक्सीनेशन का डेट्स हैं जिसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन देते हैं। जैसे आप बात कीजिए नवजात बच्चों में, तो जन्म पर ही BCG, मैंने ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पड़ता है।
फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर DPT का वैक्सीन पड़ता है, तो फिर H इन्फ्लुएंजी है, निमोकोकल है। इस तरह से एक सीरीज़ ऑफ वैक्सीन है, वो केवल 5 साल तक ही सीमित नहीं है, फिर उसके बूस्टर्स भी आते हैं जो कि 10 साल पे है, उस हिसाब से है। तो वो एक नेशनल कार्ड आप सभी जगह आप मिलेंगे, पैन इंडिया वैक्सीनेशन शेड्यूल सेम है, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कवरेज दिया जा रहा है। बहुत लोग, जैसे यदि हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट में वैक्सीन कैसा होगा। मैं इस प्रोग्राम के तहत आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के जो वैक्सीन्स हैं बहुत उच्च क्वालिटी के वैक्सीन्स हैं, क्योंकि प्राइवेट में खर्चा है। यदि जो व्यक्ति गरीब है वो एकदम विश्वास करके गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन शेड्यूल पे विश्वास करे, और गवर्नमेंट सेक्टर में हर हॉस्पिटल में वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम अस्थमा की ही बात करें तो आज हम देखते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, नवजात बच्चों के बारे में, तो क्या इन्हें भी अगर हम अस्थमा की बात करें तो इनके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे जी। और साथ ही क्या इसका कोई इलाज है, उपाय है, ताकि आगे जाके ये ठीक हो जाए बीमारी बच्चों में? जी देखिए, जो ब्रोंकियल अस्थमा है इसको पीडियाट्रिक्स में शिशु में 3 भाग में बांटा गया है। एक तो अंडर 5 मतलब 5 साल से नीचे, 6 से 11 साल, और 11 साल मैंने 12 साल के ऊपर। तो जैसे अभी आपने बोला कि अस्थमा के केसेस बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है, केसेस तो बढ़े ही हैं, लेकिन हमारा अवेयरनेस भी बढ़ गया है। अभी हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन डायग्नोसिस भी अस्थमा के केसेस की ज़्यादा कर रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि इसके लक्षण क्या हैं, तो पहले क्या होता था कि सर्दी खांसी मतलब एक दिमाग में बैठा रहता था लोगों को कि ये निमोनिया है, झूठ मूठ में एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं। तो अस्थमा के लक्षण हैं कि यदि किसी बच्चे को अर्ली मॉर्निंग या देर रात में खांसी हो रही है, जिसके कारण से बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। दूसरा है कि थोड़ा सा भी कुछ खेल रहा है या चल रहा है तो सांस फूलने लग रहा है। फिर एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री है, घर में कोई किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, और या वो ऐसे माहौल में रह रहा है जहाँ पर धूल है या पोल्यूशन है। तो इन सारे कारणों को मिला दिया जाए तो अस्थमा के केसेस इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस भी आ रहे हैं, पोल्यूशन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो और हमारे अवेयरनेस भी बढ़ गई, इसीलिए अस्थमा के केसेस हम लोग ज़्यादा डायग्नोस कर रहे हैं। अब सिम्टम्स तो यही है कि यदि खांसी हो रहा है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट की खांसी हो रही है, और विदाउट फीवर, क्योंकि विद फीवर यूजुअली हम लोग कुछ इन्फेक्शन सोचते हैं, लेकिन यूजुअली अस्थमा इज़ ए नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़, तो इसमें फीवर नहीं होगा, खांसी होगा, खांसी के साथ ये फैमिली हिस्ट्री होगा, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग अस्थमा कहते हैं। एक मिथ बना हुआ है सोसाइटी में कि अस्थमा में यदि आपने किसी ने अस्थमा लिख दिया तो एक टैबू लगता है कि हमारे पर एक टैबू लग गया, अस्थमा हो गया। सो अभी भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं है कि अस्थमा है। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट तो आज के डेट में बहुत एडवांस हो गया है, बहुत अच्छे ड्रग्स आ गए हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, बच्चों का अच्छी नींद होना, स्कूल का एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें उन दवाइयों से अच्छा हो गया। तो इन्हेलर्स हैं, अब इन्हेलर्स के अलग अलग तरीके हैं, छोटे बच्चों में कैसे, लेकिन जहाँ पर आप बोलिएगा इन्हेलर तो लोगों को लगता है कि इसकी आदत लग जाएगी। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो इन्हेलर दिया जाता है वो नॉर्मल जो सिरप या टैबलेट से 1/10 माने 1/10 डोज यहाँ, क्योंकि यहाँ इन्हेलर यहाँ से लेके यहीं तक जाना है, तो डोज भी काफ़ी कम मात्रा में दिया जाता है और इससे इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा है। तो इन्हेलर को एक मिथ ना बनाएं, अस्थमा को एक टैबू ना बनाएं, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। यदि अस्थमेटिक है, यदि फैमिली हिस्ट्री है, पॉल्यूशन का है, एनवायरनमेंट वैसा है, खांसी हो रही है रात में, सुबह में खांसी हो रही है, बच्चे की नींद खराब हो रही है, तो अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। अपने डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट कराइए। बिल्कुल सर, हमने आपसे बहुत सारी बीमारियों के भी बारे में बातचीत की, बच्चों के बारे में भी जाना और वैक्सीन के बारे में भी जाना है। साथ ही साथ सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज या फिर कुछ आप बताना चाहेंगे बीमारियों से बचने के लिए, या फिर अवेयरनेस के बारे में भी अगर हम बात करें तो आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं बीमारियों से लोग बच सकते हैं अवेयरनेस के माध्यम से, तो कुछ कहना चाहेंगे?
मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी दिनचर्या को रेगुलर रखिए, जो आप अच्छा जैसे पौष्टिक आहार, व्यायाम, और यदि कुछ भी बीमारी के कुछ भी लक्षण लग रहे हैं जैसे सर्दी खांसी, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिए। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, जो आपने कीमती जानकारी दी है कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासकर बच्चों की अगर हम बात करें तो आपने जो बताया वैक्सीन से रिलेटेड, HMPV वायरस से रिलेटेड, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, कीमती वक्त दिया आपने, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।